मेरी नौकरानी रोजाना रात को मेरे सर में तेल लगाती थी और फिर मुझे कुछ होश ही ना रहता, और फिर जब सुबह उठती तो मेरा पूरा जिस्म दर्द करता। एक दिन अपनी जगह अपनी कजिन को सुला दिया और फिर रात को यह देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो नौकरानी 8 आदमियों को लाकर मेरी कजिन के साथ। मेरा शुमार उन लोगों में होता था जिन्हें अल्लाह दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। मेरा बंगला एक मशहूर इलाके में था। मेरे पास दौलत की काफ़ी भरमार थी। रुपया, पैसा, जेवर, कपड़े, गर्ज दुनिया की हर चीज़ मेरे पास थी। बस मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, और वो था किसी का साथ। मैं इतने बड़े बंगले में तन्हा रहती थी। मेरे वालिदैन एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करते और अपने आप में मगन रहते थे। उन्हें हम बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दुनिया की हर चीज़ होने के बावजूद भी मैं खुद को तन्हा महसूस करती थी। मेरी एक बहन थी जो बैरूने मुल्क में ज़ेरे तालीम थी। हम सब एक फैमिली होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। कई महीनों बाद हमारा फ़ोन पर राब्ता होता। हमारे वालिदैन तो जैसे हमें पैदा करके भूल ही गए थे। हमारी जिम्मेदारियां बचपन से ही नौकरों के पास थीं। मुझे और मेरी बहन को भी आया अम्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। जब तक आया अम्मा हमारी जिंदगी में थी, हमें कभी तन्हाई महसूस नहीं हुई थी। वो हर जगह हमारे साथ होती। यहां तक कि अगर हमारे स्कूल में भी कोई मीटिंग होती तो हम वहां भी आया अम्मा को ही लेकर जाते। लेकिन आया अम्मा एक दिन हमें छोड़कर खाले के हकीकी के पास गई, और उसके बाद हम दोनों बहनों का कोई आसरा न रहा। अगर हमारे माँ बाप यहाँ मौजूद भी होते तो पार्टियों और दोस्तों से ही फारिग ना होते थे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि उन्होंने हमें पैदा ही क्यों किया। कभी कभी तो मेरी बहन कहती कि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए हमें पैदा किया है, कि उनकी भी 2 औलादें हैं। मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार थी। हमारा ताल्लुक जीस क्लास से था। वहाँ सच्चे रिश्ते ना होने के बराबर थे। हर कोई मेरी दौलत देखकर मेरे पीछे आता। मेरी भी जिंदगी में ऐसा ही था। मैं जब भी कोई दोस्त बनाती, वो किसी न किसी मतलब से ही मुझसे दोस्ती करते। किसी को मेरी दौलत में दिलचस्पी होती तो वो किसी को सिर्फ मुझसे महंगे महंगे तोहफे समेटने की ख्वाहिश होती थी। हमारे क्लास में जो जितना अमीर होता, वो अपने से ज्यादा अमीर के पीछे पागलों की तरह लगा रहता था। मुझे इन सब चीज़ों से कबाहत होने लगी थी। मुझे पैसा नहीं चाहिए था, ना ही दौलत से कोई मोहब्बत थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत चाहिए थी। आया अम्मा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली रह गई थी। मेरा दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो मेरी बात सुने, मेरे साथ रहे और मेरा ख्याल रखें, और जिसके दिल में कोई लालच ना हो। हमारे घर में बहुत सारे मुलाजिम थी, लेकिन आया अम्मा उन सबको हैंडल करती थी। आया अम्मा के इंतकाल के बाद मैंने बहुत सारे नौकरों को फारिग कर दिया था। जितने घर में मुलाजिम मौजूद थे, उतना घर में काम नहीं था, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। कुछ दिन पहले एक औरत आया अम्मा के गांव से आई, और उसने बताया कि वो आया अम्मा की भतीजी हैं और उसे काम की ज़रूरत है। उसे देखकर मुझे आया अम्मा की याद आ गई। वो बिल्कुल आया अम्मा की जैसी थी। मुझे वो बहुत अपनी अपनी सी लगी, तो मैंने उसे अपने घर रख लिया, रहने के लिए क्वार्टर भी दिया, और कुछ ही दिनों में उसने मेरा दिल जीत लिया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से करती, मेरे सर में तेल की मालिश भी करती। कुछ दिनों से मैं बहुत थकी थकी रहने लगी थी। यूनिवर्सिटी में इम्तिहान ना होने वाले थे, लेकिन मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, जाने क्या हो गया था। मैं रात भर बेचैन सी रहती और यहाँ वहाँ अकेले घर में चकराती। मैंने बाबा को फ़ोन करके वापस बुलाना चाहा, लेकिन वो ये कहकर साफ साफ मना कर दिया कि उनका कारोबार होता है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ दिन रुक जाऊं। मेरी छोटी बहन वापस आने वाली है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरी नौकरानी साजिदा मेरे बहुत करीब हो चुकी थी। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। मैं हर बात उससे शेयर करती थी। मेरी बेशुकुनी देखकर उसने मुझे कहा कि उसके पास एक तेल है जो वो गांव से लेकर आई थी। वो जड़ी बूटियों से बना तेल अगर मेरे सर में लगाएगी तो मेरे जहन को सुकून मिलेगा। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि वो मेरे बारे में कितना सोचती है। मैंने बहुत खुशी से इजाज़त दे दी। रात खाने के बाद वो मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में तेल की एक शीशी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर में तेल लगाना शुरू कर दिया। उसकी नरम नरम उंगलियां मेरे सर पर हरकत करती तो मुझे एक सुकून से महसूस हो रहा था। वो काफ़ी देर मेरे सिर में मालिश करती रही। मुझे नींद आने लगी थी, जो बहुत दिन से सो नहीं सकी थी।
थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में उतर गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बैठी तो मैंने देखा कि मेरे पांव पर हल्का हल्का सा तेल लगा हुआ था। मुझे हैरानी हुई कि तेल तो नौकरानी ने मेरे सर पर लगाया था, ये मेरे पांव पर कैसे तेल लग गया था। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद मैंने नींद में अपने सिर को हाथ लगाया होगा। मैं अपने कपड़े उठाए वॉशरूम में चली गई। जैसे ही मैंने देखा तो चौंक गई कि मेरे शरीर के पूरे हिस्से पर ही हल्की हल्की सी तेल की चिकनाहट महसूस हुई। मैं बहुत दिनों बाद सुकून की नींद सोई थी, इसलिए मेरा मूड थोड़ा अच्छा था। मैंने अपने ख्यालों को झटकते हुए शावर लिया और बाहर चली आई। मेरी नौकरानी नाश्ता तैयार कर चुकी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और पूछने लगी कि नींद ठीक से आई थी या नहीं। नाश्ते की मेज पर बैठे हुए खुश होकर उसे बताया कि आज मैं बहुत दिनों के बाद सुकून से सोई हूं। उसने कहा कि वो रोज ही मेरे सर में तेल लगा दिया करेगी। उसके लहजे की अपनायत मेरे लिए बहुत खास थी। वो जानती थी कि मैं मोहब्बतों के लिए तरसी हुई हूं और वो मुझसे वही मोहब्बत निछावर करती। मैं जूं ही रात को सोने के लिए लेटती वो चली आती और उसके हाथ में आज भी तेल की बोतल थी और मैं उसे देखकर खुश हो गई। वो मुझसे बातें करते हुए मेरे सर में तेल की मालिश करती जा रही थी। जैसे जैसे उसकी उंगलियां चल रही थीं, मुझे सुकून महसूस होता जा रहा था। मुझे नींद आने लगी थी। मैं खुश थी कि मेरी नींद का मसला हल हो गया है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और साजिदा कब मेरे कमरे से गई। मैं इतना बेखबर सोई कि सुबह ही मेरी आंख खुली। मैंने अंगड़ाई लेकर जैसे ही अपनी आंखों पर हाथ रखा, मुझे चिकनाहट का एहसास हुआ। मैंने हैरत से अपने पैरों को देखा, जिन पर हल्की हल्की चमक थी, जो यकीनन तेल की थी। मैं समझ न सकी कि मेरे पैरों पर तेल कैसे लग गया। यही सोचते हुए शावर लेकर तैयार होने वॉशरूम में गई। जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे तो मैं हैरान रह गई। मेरे पूरे जिस्म पर हल्की हल्की चिकनाहट थी और जगह जगह से मेरा जिस्म चमक रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। क्या साजिदा मेरे जिस्म के भी मालिश करती थी? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी, लेकिन वो ऐसे क्यों करेगी? वो तो सिर्फ मेरे सिर की मालिश करनी आई थी। मैं बुरी तरह उलझ गई। आज मैंने आर या पार का फैसला कर लिया और यही सोचते हुए मैं नाश्ते की टेबल पर पहुंच गई। साजिदा जल्दी जल्दी मेरा मनपसंद नाश्ता लगा रही थी। उसके हाथों में बिल्कुल आया अम्मा के जैसा ही जायका था। वो हूबहू उनकी ही कॉपी करती थी। वो नाश्ता लगाते लगाते मेरी तबीयत और नींद का पूछने लगी। वो बिल्कुल आया अम्मा की तरह मेरी फिक्र करती थी। मैं उससे पूछते पूछते रुक गई, समझ न आए क्या पूछूं और कैसे पूछूं। उसे लगेगा कि मैं उस पर शक कर रही हूं। अगर वो बुरा मान गई तो शायद मैं ज्यादा ही सोच रही थी। मैंने उसे कुछ भी पूछने का इरादा तर्क कर दिया। मैं यूनिवर्सिटी चली आई। मेरे इम्तहानात शुरू हो गए थे। मैं बहुत मसरूफ़ हो गई थी। सारे दिन में रात वाला वाकया मुकम्मल तौर पर मैं भूल चुकी थी। बाबा का मैसेज भी आया था। मेरी बहन आज रात घर वापस आ रही थी। मैं बहुत खुश थी। मैं और मेरी बहन जुड़वां थी। हम दोनों एक जैसी नजर आती थी। मैं जब घर वापस आई तो साजिदा रात का खाना बनाने में मशरूफ़ थी। मैंने सोचा कि उसे मासूमा के आने के बारे में बता देती हूँ। जैसे ही मैं किचन में गई, साजिदा मुझे सलाम करके कहने लगी, बीबी जी, आज मैं आपके अच्छे से मालिश करूंगी। देखिएगा, आपको इतना सुकून आएगा कि आप कल बिल्कुल अच्छा पेपर देकर आएंगी। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे दिमाग में एक मंसूबा आया था, वो यह जानने का कि हकीकत क्या है। मैं साजिदा को किचन में 2-4 काम और लगाकर चुपके से घर से बाहर निकल आई। मेरी बहन आ चुकी थी। बस वो अंदर आने ही वाली थी कि मैंने उसे बाहर ही रोक लिया और कहा कि वो अंदर जाकर बिल्कुल मेरी जैसी एक्टिंग करे। मैं साजिदा को तंग करना चाहती हूँ। मैंने उसे पूरी बात ना बताई और वो मान गई। मैंने उसे कहा कि सुबह उठकर उसे बताएंगी। मेरी बहन ने मुझसे साजिदा जैसी मेरी नौकरानी के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो राजी हो गई। मैं घर में पिछली तरफ से दाखिल होकर अपने ही कमरे में छुप गई। अपनी बहन का सामान मैंने कमरे में छुपा दिया। मेरी बहन सामने के दरवाजे से दाखिल हुई। अब वह पूरी तरह मेरी जगह ले चुकी थी। साजिदा को इसकी भनक तक नहीं हुई थी। मेरी बहन ने मेरी जगह लेकर खाना खाया और कमरे में आ गई। पीछे पीछे नौकरानी साजिदा तेल की बोतल लिए मालिश करने चली आई। वो खुद ही मेरी बहन को किस्से सुनाते जा रही थी और वो तेल की मालिश करती जा रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरी बहन उसकी बातें सुनते सुनते गहरी नींद सो गई। मेरी नौकरानी ने उठकर एक छोटी लाइट जलाई और बाकी लाइटें बंद करके कमरे से निकल गई।
जाते जाते वो दरवाज़ा भी बंद कर गई। मैं थोड़ी देर यूं ही अलमारी में छुपी रही। कोई आहट नहीं हुई और कुछ भी अनोखा ना हुआ तो मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने उस बेचारी नौकरानी पर बिलावजा शक किया और खुद भी यूं गर्मी में 2 घंटे से अलमारी में बैठकर कवर हुई। मैं अलमारी से निकलने ही वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं सांस रोक के देख रही थी कि कमरे में हल्की हल्की रोशनी हुई। मेरी नौकरानी 8 आदमियों के साथ हमारे कमरे में दाखिल हुई थी। मेरी बहन गहरी नींद सो रही थी। मेरी नौकरानी और उसके साथ आने वाले 8 आदमियों ने मेरी बहन का गाउन खोला, जो मेरा था, और साजिदा से तेल लेकर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर तेल मलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो आदमी मेरी बहन के पूरे जिस्म पर तेल मलने लगे थे। मैं दंग रह गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। साजिदा यानी मेरी नौकरानी पीछे खड़े होकर आराम से देख रही थी और वो आदमी जरा जरा सा तेल लेते और हल्के हल्के से मेरी बहन की मालिश करते। पूरे 3 घंटे यह सिलसिला जारी रहा। मुझे हैरत इस बात की हुई कि इतना कुछ होने पर भी मेरी बहन की आंख ना खुली और वो पहले की तरह बेखबर सोती रही। 3 घंटे के बाद वो सब चले गए और दरवाज़ा बंद कर गए। मेरे होश उड़ चुके थे। क्या इतने दिनों से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो जैसा सदमा लग गया था। मैं ख्वाब में भी यह नहीं सोच सकती थी कि मेरी नौकरानी, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, जिससे मैंने अपनी हर बात शेयर की, वो मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं थोड़ी देर और अलमारी के अंदर बैठ गई और फिर जब कोई हलचल नहीं हुई तो मैं अलमारी से निकल आई। अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। मैं पूरी रात जागती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह मेरे जिस्म की मालिश करने का क्या मकसद हो सकता है। सुबह जब मेरी बहन उठी तो वो शॉवर लेने गई और बाहर आकर मुझसे कहने लगी, मैं जिंदगी में कभी इतनी पुरस्कुन नींद नहीं सोई जितनी सुकून की नींद मुझे कल रात आई थी। तुम्हारी नौकरानी ने तो मेरी इतनी अच्छी मालिश की कि मैं पूरी रात आराम से सोती रही। मैंने अपनी बहन को अपने पास बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता करके उसे सारा माजरा सुनाया। यह सुनकर पहले वो सकते में आ गई। पहले तो उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैंने रात ही उसे सारी बात क्यों न बताई और अपनी जगह उसे बिस्तर पर क्यों सुलाया था। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जानती थी यह बात इतनी बड़ी हो सकती है, और जब मैंने कमरे में उन 8 आदमियों को देखा तो मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं शोर मचा सकूं, क्योंकि घर में मैं और तुम अकेले थे। बाकी सारे मुलाजिमीन तो शाम होते ही चले जाते हैं, बस एक साजिदा ही बचती है जो रात भर कोठी के अंदर रहती है। अगर ऐसे में मैं रात को शोर मचाती तो नुकसान हमारा ही होना था। मेरी बहन को मेरी बात समझ आ गई थी, लेकिन वह अब तक मुझसे नाराज़ थी। मेरी बहन ने फौरन ही मेरी फूफू की बेटे को फ़ोन किया, जो कि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था, और उससे सारी बात बताई। कुछ ही देर में वो हमारे घर पहुंच गया, लेकिन मैंने अपनी नौकरानी के सामने अपने कजिन के आने तक का कुछ भी जाहिर नहीं किया था और मेरी बहन को मैंने छुपा दिया। साजिदा अब तक उसके आने से बेखबर थी। जैसे ही मेरा फफोजाद भाई आया, मैंने साजिदा को अपने कमरे में चाय लेकर आने को कहा। जब साजिदा कमरे में आई तो मेरे कजिन ने उठकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब कमरे में मेरी नौकरानी साजिदा, मेरे कजिन हबीब और मेरी बहन मौजूद थी, जिसे मैंने अलमारी में छुपा दिया था। मेरे कजिन हबीब के दरवाजे बंद करते ही साजिदा परेशान हो गई थी, और जैसे ही उसकी नज़र मासूमा पर पड़ी वह दंग रह गई। वह हैरत से कभी मुझे और कभी मासूमों को देख रही थी। हबीब ने उसे बैठने को कहा तो वह बिना कुछ कहे बैठ गई। हबीब ने उसे साफ साफ लफ्ज़ों में सच बताने को कहा तो वो अनजान बन गई और उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। जब हबीब ने अपनी वर्दी का रौब दिखाया तो वह कुछ देर डर गई, लेकिन बोली, कुछ भी नहीं। हबीब ने उससे कहा कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर सच ना बताया तो सीधा जेल में डाल दूंगा और फिर वहां सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। साजिदा डर गई थी। उसने धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू की। जैसे जैसे वो कहानी सुनाती जा रही थी, मेरी आंखें जलने लगीं थीं। कुछ आंसू बहते हुए मेरी गर्दन में उतर गए थे। साजिदा ने बताया कि आया अम्मा की भांजी नहीं, बल्कि आया अम्मा की बेटी है। उसने बताया कि हमारे बाबा ने आया अम्मा को उनकी सास से 30,000 के बदले में लिया था। आया अम्मा के शौहर बाबा की फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी से कुछ उधार लिया था, क्योंकि 30,000 था, लेकिन वो उधार चुकाने से पहले ही एक हादसे में इंतकाल कर गए। जब मेरे बाबा की फैक्ट्री के मैनेजर ने उधार चुकाने के लिए आया,
अम्मा की सास से राब्ता किया तो उनके हालात बहुत खराब थे। घर में खाना तक ना था, 30,000 कहाँ से आते? फैक्ट्री के मैनेजर ने जब ये बात मेरे बाबा को बताई तो वो खुद आया अम्मा के घर गए और उन्होंने कहा कि एक ही सूरत में कर्जा माफ करेंगे, अगर आया अम्मा उनके घर चलकर रहे और उनकी बेटियों को संभालने का काम करें। अगर वो चाहते तो कर्जा माफ भी कर सकते थे या कुछ वक्त की मोहलत भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक गरीब की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। उस वक्त आया अम्मा 4 बेटियों की माँ थी। उनकी सास ने मेरे बाबा से कहा कि वो आया अम्मा को साथ भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें हर महीने कुछ रकम घर के खर्चे के लिए भी भेजी जाए। बाबा इस बात के लिए राजी हो गए और यूं आया अम्मा अपने बच्चे छोड़कर मजबूरी में हम दोनों बहनों की परवरिश करने चली आई। साजिदा ने रुककर गहरा सांस लिया और पानी पीने लगी। थोड़ी देर में उसने फिर बोलना शुरू किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई कि आप दोनों बहनों की वजह से हमारी अम्मा हमसे छीन ले गई, बल्कि जैसे जैसे हम चारों बहनें बड़ी होती गई, आपके बाबा ने हमारे घर के चक्कर लगाने बढ़ा दिए। पहले वो सिर्फ महीने का खर्च देने आते थे, अब वो महीने के बीच में भी चक्कर लगा लेते। उस वक्त आप दोनों बहनें छोटी थीं और आपके माँ बाप मुस्तकिल यहीं रहते थे। आप बहनों की उम्र 16 से 12 साल के दरमियान थी। आपके बाबा आते और हमें बहाने बहाने से अपने पास बुलाया करते, हमारे लिए कपड़े और तोहफे भी लाते। दादी की आंखें पैसे की चमक से अंधी हो गई थीं। वो आपके बाबा के साथ हम चारों बहनों को कमरे में बिठा देती और खुद मोहल्ले भर की खबरें लेने चली जाती। आपके बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता हमें हाथ लगाना शुरू किया, यह जानते हुए भी कि ये सब गलत है। हम कभी उन्हें रोक नहीं सके। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब वो कभी अपने दोस्त के घर आते तो कभी किसी दोस्त के साथ मेरी बड़ी बहन आपके बाबा और उनके 5 दोस्त की वजह से पामाल होती रही। वो सिर्फ मेरी बहन को जगह जगह हाथ लगाते और हंसते। मेरी 16 साल की बहन जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आपके बाबा हमारी अम्मा को घर तक नहीं आने देते थे। एक दिन आपके बाबा अपने 5 दोस्तों के साथ रात के अंधेरे में हमारे घर आए और उन्होंने दादी के हाथ पर नोटों की गड्डियां रखी और मेरी बड़ी बहन को लेकर कमरे में चले गए। मैं जानना चाहती थी कि वो क्यों कमरे में लेकर गए हैं। मेरी बहन को मैंने कमरे की खिड़की से चुपके से अंदर झांका तो सब मिलकर मेरी बहन पर बुरी नज़र डाल रहे थे। मेरी बहन खामोशी से बैठी हुई थी, क्योंकि हम बहनें दादी की वजह से मजबूर थीं। वो 5 के 5 मर्द मेरी बहन के साथ ज्यादती करते जा रहे थे। इससे आगे मैं कुछ न देख सकी। सुबह होने से पहले वो लोग चले गए और जब हम लोग सुबह कमरे में गए तो देखा मेरी बहन पंखे से लटक कर अपनी जान गंवा चुकी थी। जब ये बात आपके बाबा को पता चली तो वो मुल्क से भाग गए। वक्त गुजरता रहा और ये बात मेरे दिल में चुभती रही। मैं बदला लेना चाहती थी आपके बाबा से। जब अम्मा के मरने के कुछ अरसे के बाद मुझे उनकी डायरी में आपका पता मिला तो मैं यहाँ चली आई। सोचा था कि आपके बाबा को ही कत्ल कर दूंगी। वो तो यहाँ थे ही नहीं। मुझे आप मिली और मैंने सोचा कि जो आपके बाबा ने हम बहनों के साथ किया वहीं आपके साथ भी होना चाहिए, और मैंने एक मंसूबा बनाया। मैंने पहले आपका भरोसा जीता और फिर कुछ दिनों के बाद आपको रात के खाने में नींद की दवा देने लगी। जब आप खाना खाकर कमरे में आती तो मैं आपको तेल लगाने के बहाने आ जाती और आपकी नींद पक्की होने तक यहीं रहती। जब मुझे इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि आप सो गई है तो मैं 8 आदमियों को बुलाकर लाती थी। ये 8 आदमी मेरे गांव के ही जाने वाले थे, जिन्हें सारी हकीकत मालूम है। और यूं जितना मैंने अपनी बहन को पामाल होते देखा, हर रात आपको भी उतना ही पामाल करवाती। आपके बाबा ने शराब से मेरी बहन के जिस्म को मसला था और मैंने उसकी जगह तेल इस्तेमाल किया, और हर रात आपको बेआबरू होता देखकर मुझे सुकून मिलता था और मैं यूं सारी जिंदगी आपसे बदला लेना चाहती थी। वो ये सब कुछ कहकर अब बिल्कुल चुप हो गई थी, जबकि मैं और मेरी बहन सांस रोककर बैठे थे। हमें अपने बाबा से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो इतना गिर सकते हैं कभी सोचा भी नहीं था। दौलत का नशा ऐसा था कि वो सही और गलत को भूल गए थे। हबीब साजिदा को अपने साथ हवालात ले गया था, क्योंकि जुर्म तो उसने भी किया था, लेकिन मुजरिम हमारा बाप भी था, जिसे अमीर होने की वजह से सजा नहीं मिली थी।